एक बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। वह पढ़ाई में तेज थी और उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक सफल डॉक्टर बने। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कॉलेज जाते समय एक आदमी ने उसे सड़क पर छेड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन रिया ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह हर रोज होने लगा, तो उसकी परेशानियां बढ़ने लगी। रिया समझदार थी। उसने अपनी सहेली को इस घटना के बारे में बताया। सहेली ने उसे सलाह दी कि उसे इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। रिया की सहेली ने सखी केंद्र में फोन करके पूरी बात बताई। सखी केंद्र की इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस की एक सशक्त कार्यकर्ता उसके कॉलेज गई और रिया से पूरी बात की एप्लीकेशन लिखने को कहा। जब रिया के माँ बाप को यह बात पता चली तो उसके माँ बाप डर गए और वह कुछ भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन सखी केंद्र की कार्यकर्ता ने उन्हें नीतू के बारे में बताया, जो कि रिया के जैसे ही एक लड़की थी। नीतू एक प्यारी और होशियार लड़की थी। वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती और अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक सफल इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ करता और उसे देखकर लगता कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन नीतू के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह किसी से नहीं कह पा रही थी। रोज जब वह कॉलेज जाती, एक आदमी जो सड़क के किनारे किसी ऑफिस में काम करता था, उसे घूरता, अपमानजनक बातें कहता और कई बार उसके पास से गुजरते समय उसे छूने की कोशिश करता। यह सब नीतू के लिए बहुत ही परेशान करने वाला था, लेकिन वह चुप रही। उसने किसी से शिकायत नहीं की, न दोस्तों और न ही घरवालों से। उसे लगा कि यह सब अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। नीतू ने इस घटना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगी। उसके मन में डर और असहायता की भावना बढ़ने लगी। वह पहले की तरह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसकी जो खुशी और आत्मविश्वास पहले चेहरे पर चमकते थे, वे अब गायब होने लगे थे। वह उस लड़के से डर रही थी और परेशान हो रही थी। यही वजह थी कि उस लड़के का हौसला और बढ़ता गया। और फिर क्या था, वह अपने दोस्तों को भी लेकर वहां खड़ा होने लगा। कई बार उसने और उसके दोस्तों ने नीतू को छूने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से नीतू और परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी सहेली ने उससे पूछा कि वह इतनी चुपचाप और उदास क्यों रहती है, लेकिन नीतू ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने पुलिस के पास जाने का भी कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। इस तरह के आरोपी बिना किसी डर के अपनी हरकतें जारी रखते हैं और नीतू का आत्मविश्वास और हिम्मत भी दिन ब दिन खत्म होते गए। जब नीतू ने कॉलेज के प्रशासन से भी संपर्क नहीं किया, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई। आरोपी की हरकतों से बचने के लिए उसने अब कॉलेज जाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में भी असर पड़ने लगा। उसकी क्लास में पहले जो लड़की सबसे आगे रहती थी, वह अब पिछड़ने लगी। उसके सपने, जो एक समय बहुत चमकते थे, अब धुंधले हो गए थे। नीतू ने कभी मदद नहीं मांगी, न काउंसलिंग ली और न ही अपने दर्द को किसी से साझा किया। वह अपनी दुनिया में अकेली हो गई थी, जहां कोई उसकी बात समझने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। डिप्रेशन ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उसका दिल टूट चुका था और उसका मनोबल भी खत्म हो गया था। उसके सारे सपने, जो कभी उसकी आंखों में चमकते थे, अब बिखर चुके थे। यह सब सुनकर रिया के माँ बाप ने संस्था की मदद लेने और रिया का साथ देने का फैसला किया।
अगले दिन से नीतू ने सबसे पहले उस रास्ते पर होने वाली घटनाओं की जानकारी रखना शुरू किया। उसने हर दिन की तारीख, समय और जगह लिखी ताकि बाद में यह जानकारी उसके काम आ सके। एक दिन जब उस आदमी ने फिर से उसे परेशान किया तो रिया ने फौरन चुपके से मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली। अब उसके पास सबूत था। उसने यह सबूत अपने माता-पिता को और सखी केंद्र की कार्यकर्ता को दिखाया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। माता-पिता ने रिया का पूरा साथ दिया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस में जाकर रिया ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसके द्वारा दिए गए वीडियो को सबूत के रूप में लिया और जांच शुरू कर दी। रिया ने इस बीच 1091 महिला हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया ताकि तुरंत मदद मिले और कार्यवाही शुरू हो जाए। इस दौरान रिया ने कॉलेज प्रशासन से भी संपर्क किया और अपनी सुरक्षा के लिए कॉलेज के पास सुरक्षा गार्ड्स की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने उसकी बात गंभीरता से ली और पुलिस को सहयोग करते हुए आरोपी की पहचान करने में मदद की। आरोपी एक बैंक में काम करता था और रिया के पास उसे पहचानने के लिए पुख्ता सबूत थे। सखी केंद्र की टीम ने उस बैंक में जानकारी की तो पता चला कि वहां पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 एक्ट के तहत आईसीसी कमेटी बनी हुई थी। सखी केंद्र की कार्यकर्ता और रिया ने मिलकर बैंक की कमेटी में उस आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई और सारे सबूत दिए। कमेटी ने आश्वासन दिया कि हम रिया के साथ न्याय करेंगे और हमारे यहाँ का एम्प्लॉय अगर इस तरह का है तो यह हमारे लिए भी शर्मनाक बात है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। फिर पुलिस ने भी जल्द ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। वकील की मदद से आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना, धारा 354 ए यौन उत्पीड़न और धारा 509 शब्दों या हरकतों द्वारा महिला का अपमान करना के तहत आरोपी पर केस दर्ज करवाया। रिया ने कोर्ट में अपने सभी सबूत और गवाह सही तरीके से पेश किए। अंत में कोर्ट ने रिया का पक्ष सही बताकर अपराधी को धारा 354, धारा 354 ए और धारा 509 के तहत 1 साल का कारावास की सजा और 50,000 रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया। मुकदमे के दौरान रिया ने अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए सखी केंद्र की काउंसलर से भी मदद ली। यह समय उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे न्याय मिला। आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया और उसे सजा दी गई। बैंक की आईसीसी कमेटी ने भी उस पर सख्त कार्यवाही की। रिया ने समझदारी से हर कदम उठाया और अंत में वह जीत गई। उसने न केवल अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी समझदारी से उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की जो इस तरह की परेशानियों का सामना करती हैं। अब रिया अपने सपनों की ओर फिर से बढ़ रही थी और उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने सही समय पर सही कदम उठाए, जिससे उसे न्याय मिला।